हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विस्तृत एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। अब तक हमने पढ़ा है राजस्थान के भौतिक प्रदेश के बारे में और उसमें हमने पढ़ा है मरुस्थल और अरावली। तो आज हम हमारे इस वीडियो में पढ़ेंगे पूर्वी मैदानी प्रदेश के बारे में। और अब तक के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। राजस्थान ज्योग्राफी के सारे वीडियोस, अवस्थिति विस्तार का टॉपिक हमने क्लियर किया था, उसका पूरा डिस्क्रिप्टिव हमने पहले तो उसमें पढ़ा था कि कैसे कैसे सीमाएं हैं, अवस्थिति विस्तार क्या है, अक्षांश, देशांतर, इन सबको समझा था। फिर उसके बाद में हमने उसके 50 क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे, तो वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और यही हमारा रूटीन रहेगा कि डेली हम जो भी वीडियोस देखते जाएंगे और उसमें हम डिटेल में पढ़ते हुए जाएंगे और फिर जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होगा उसके बाद हम क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो अब तक हमारा भौतिक प्रदेश में थर्ड टॉपिक पूर्वी मैदानी प्रदेश आज हम स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम पठार वाला क्षेत्र पढ़ेंगे राजस्थान का, और फिर उसके बाद में इसका भौतिक प्रदेश के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे हम लाने की कोशिश करेंगे। तो वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो प्रीवियस वीडियो देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप रीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर सीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी जो भी लेटेस्ट अपडेट आपको चाहिए उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो जाकर आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे पूर्वी मैदानी प्रदेश। कौन सा प्रदेश पढ़ेंगे? पूर्वी मैदानी प्रदेश। अब तक हमने कौन कौन सा पढ़ लिया है? पेंजिया पैंथालासा देख लिया है। उसके बाद में हमने ये मरुस्थली प्रदेश देखा था पूरा, जिसको दो भागों में रेतीला मरुस्थल और अर्धशुष्क मरुस्थल दो भागों में बांटा था। फिर रेतीले को भी दो भागों में बांटा था, बालू का स्तूप युक्त और बालू का स्तूप मुक्त। फिर उसके बाद में अरावली प्रदेश देखा था। अरावली के जितने भी मेन फैक्ट्स थे वो सब पढ़े थे। उसके बाद में हमने अरावली को तीन भागों में बांटा था, दक्षिण अरावली, मध्य अरावली और उत्तरी अरावली। इन सबकी सर्वोच्च चोटियां कौन सी है वो सब देखा था। अब आज हम पढ़ेंगे पूर्वी मैदानी प्रदेश के बारे में। पूर्वी मैदानी प्रदेश, सबसे पहले तो इसकी उत्पत्ति कौन से काल में हुई थी? अब तक हमने मरुस्थल का भी उत्पत्ति काल देखा था, कौन से क्षेत्र का ये अवशेष माना गया है वो भी देखा था। फिर उसके बाद में हमने अरावली का भी उत्पत्ति काल देखा था। तो ये अब हम देख रहे हैं कि मैदानी प्रदेश किस काल में बना था या किस युग में बना था। तो ये प्रारंभिक प्लिस्टोसीन युग में बना था। ये युग है और कई बार क्वेश्चन आता है और इसमें हम कई बार कंफ्यूज होते हैं। तो यहाँ पर याद रखना है मैदानी प्रदेश जो है राजस्थान का वो कौन से युग में बनता है? प्लिस्टोसीन युग में। और ये किसका भाग है? तो तैतीस सागर का। मैंने बताया था म से मरुस्थल और म से मैदान, दोनों ही किसके भाग? तैतीस सागर के अवशेष माने गए। और प से पर्वत और प से पठार आ रहा है, तो ये दोनों किसके अवशेष माने जाएंगे? गोंडवाना लैंड के। और अंगारा लैंड का अवशेष, कोई भी राजस्थान में कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जो कि अंगारा लैंड का अवशेष है। ठीक है, ऐसे याद रखना है। म से मरुस्थल और म से मैदान दोनों ही किसके अवशेष? तो तैतीस सागर का भाग या तैतीस सागर के अवशेष माने गए। कैसे निर्मित होता है मैदान? तो मैदान कैसे बनता है? जब भी मैदान आए, मैदान क्षेत्र आए, तो उसके आसपास जरूर कोई ना कोई बड़ी बड़ी नदियां होगी। बड़ी बड़ी नदियां जब अपने साथ में चट्टान और मिट्टी, छोटे छोटे टुकड़े अपने साथ बहा कर लाती है और फिर उसका धीरे धीरे आकर धरातल में आते आते वो उनका निक्षेप करती जाती है, उनको बिखेरती हुई जाती है। तो आसपास में जब आसपास के क्षेत्र में जब मिट्टियां निक्षेपित हो जाती है तो वो क्षेत्र मैदानी भाग कहलाता है, मैदान बन जाता है बिल्कुल। और वहां पर खेती करना आसान हो जाता है, उपजाऊ मृदा होती है वो, इसलिए। और पास में ही नदी होती है, नदी से रिसाव होता है पानी का और अपने आप वो सिंचित हो जाते हैं, क्षेत्र उपजाऊ हो जाता है। तो इसलिए वो क्षेत्र मैदानी क्षेत्र होता है। तो यहाँ पर निर्माण कैसे होता है मैदान का? तो मैदान का निर्माण नदियों से होता है। राजस्थान नहीं, भारत का सबसे बड़ा मैदानी क्षेत्र कौन सा है? तो गंगा यमुना वाला मैदानी क्षेत्र, क्योंकि गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी है और उसके आसपास का जो भी क्षेत्र होगा वो मैदानी भाग होगा। तो यहाँ पर भी मैदानी भाग राजस्थान में कौन कौन सी नदियों से निर्मित होते हैं वो आगे देखेंगे हम। फिलहाल यहाँ पर देखना है कि निर्माण कैसे होता है मैदानों का। तो मैदानों का निर्माण होता है नदियों के माध्यम से या नदियों से निर्मित होता है। क्षेत्रफल हमने देखा था जब हमने फर्स्ट वीडियो देखी थी भौतिक प्रदेश की, तब उसमें हमने सभी के क्षेत्र देखे थे कि कौन सा क्षेत्र है, कौन सा प्रदेश कितना प्रतिशत क्षेत्रफल पर है। राजस्थान में मरुस्थल का देखा था, अरावली का देखा था। अब हम देख रहे हैं मैदानी प्रदेश का। मैदानी प्रदेश का कितना है? 23.3%। पूरा एक चार्ट देखा था हमने, वो चार्ट अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये बहुत बेसिक डेटा है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। जनसंख्या 39%। सर्वाधिक जनसंख्या मरुस्थल में 40%। उसके बाद में सेकंड नंबर पर कौन सी जनसंख्या कहाँ पर निवास करती है, किस प्रदेश में? तो पूर्वी मैदानी प्रदेश में। कितनी? 39%। मुख्य जिले कौन से हैं? तो 10 जिले आते हैं। ये देखिए, ये पूरा जो क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र कौन सा है? मैदानी प्रदेश है। यहाँ पर
बनास बेसिन है, चंबल बेसिन आएगी यहाँ पर आगे, फिर बाण गंगा बेसिन आएगी, यहाँ पर माही बेसिन है। इस तरह से याद रखना है, मैप में देखकर याद रखना है। मुख्य जिले कितने आएंगे? 10 जिले आएंगे। यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जब भी नदियाँ मिट्टी को निक्षेपित करती है या नदियों के आसपास जो मिट्टी पाई जाती है वो हमेशा जलोढ़ मृदा पाई जाती है। इसी को क्या बोला जाता है? और कच्छारी मृदा, कच्छारी मृदा। इसी को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? एल्यूवियल सॉइल, एल्यूवियल सॉइल। ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है? मैदानी क्षेत्र की ऊंचाई समुद्र तल से कितनी होती है? 200 से 500 मीटर। 200 से 500 मीटर के बीच जो ऊंचाई होती है वो क्षेत्र कौन सा कहलाता है? मैदानी क्षेत्र। 500 से 900, 500 से 900 मीटर के बीच की ऊंचाई वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? पठारी क्षेत्र। और 900 से ऊपर जो जहां पर ऊंचाई होती है, 900 से ऊपर कितनी भी जा सकती है, वो कौन सा क्षेत्र होता है? पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है, इस तरह से याद रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मैदानी प्रदेश के उपभाग, यानी कि मैदानी प्रदेश को राजस्थान में कितने भागों में बांटा गया है? जैसे जैसे नदियां होगी राजस्थान में उस हिसाब से इनको बांटा गया है। चंबल नदी के आसपास का क्षेत्र चंबल बेसिन, माही बेसिन, बनास बेसिन और बाणगंगा। मुख्य रूप से 4 नदियां ली है, चंबल, माही, बनास और बाणगंगा। चंबल बेसिन के आसपास का जो क्षेत्र है वो बीहड़ का निर्माण करता है, और माही नदी के आसपास का क्षेत्र छप्पन बेसिन का निर्माण करता है, और बनास बेसिन जो है वो खेराड़ी या मालखेड़ के नाम से प्रसिद्ध होता है। ठीक है, तो इस तरह से याद रखना है। अब इनको डिटेल में आगे देखते हैं हम। ये देखिए चंबल नदी ऊपर से सैटेलाइट से जो हम देखते तो ये पूरी चंबल नदी निकल रही है, मध्य प्रदेश से निकलते हुए आगे यूपी में जाके यमुना में मिल जाती है मुख्य रूप से। या इसकी जो सहायक नदी है वही कौन सी है? बनास। सबसे बड़ी नदी है बनास नदी। चंबल की सहायक नदी इधर से एमपी से आती है, काली सिंध नदी, पार्वती नदी। इस तरह से छोटी छोटी और भी कई सारी नदियां हैं, इसकी सहायक नदियां हैं। फिर इधर से ऊपर से एक नदी आती है राजस्थान की बाणगंगा नदी, जो कि यमुना में मिल जाती है बाद में। इधर ये तो हुआ पूर्वी क्षेत्र। अब राजस्थान का एक जो दक्षिण में भी एक बेसिन बन रहा है, वो कौन सी नदी बना रही है? माही नदी। माही नदी के आसपास का जो क्षेत्र बेसिन बना रहा है वो कौन सा बेसिन? माही बेसिन के नाम से जाना जाएगा। अब ये कौन सा क्षेत्र हो गया? ये पूरा चंबल नदी, चंबल की ये सहायक नदी हो गई बनास नदी, और आगे एक और नदी जा रही है बाणगंगा नदी। तो ये जो पूरा क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र जिसमें 10 जिले आ रहे हैं, वो कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? राजस्थान का पूर्वी मैदानी प्रदेश, जिसमें कौन सी मृदा पाई जाती है? जलोढ़ मृदा। उपजाऊ मृदा होती है, सबसे उपजाऊ मृदा कौन सी है? जलोढ़ मृदा। तो खेती भी अच्छी होगी। अब बात करते हैं चंबल बेसिन की। इसका विस्तार कौन कौन से जिलों में? चंबल नदी चौरासीगढ़ चित्तौड़ से प्रवेश करती है। चित्तौड़ से प्रवेश करने के बाद कहाँ प्रवाहित होगी? कोटा, कोटा के बाद बूंदी, बूंदी के बाद सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के बाद में करौली और धौलपुर जिले में। फिर एक शब्द आता है बीहड़। बीहड़ क्या होते हैं? चंबल नदी सर्वाधिक भूमि का अपरदन करती है, सर्वाधिक चट्टानों का कटाव करती करती ये नदी प्रवाहित होती है। जैसे जैसे ये अपरदन करती जाती है वैसे वैसे बड़े बड़े गर्त बनते जाते हैं, तो इसलिए उन क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? बीहड़। चंबल नदी द्वारा निर्मित अवनालिका। अवनालिका अपरदन सर्वाधिक किस नदी से होता है? तो वो चंबल नदी हमारा आंसर होगा। बीहड़ क्या होता है? तो ये जो अवनालिका निर्मित होती है उन्हीं को क्या कहा जाता है? बीहड़ कहा जाता है। अपरदन से कंदरायुक्त भूमि, वही बड़े बड़े खंबे जैसी भूमि निर्मित हो जाती है। ये बीच में चट्टान है, इधर खाली क्षेत्र, इधर भी खाली क्षेत्र, इस तरह से। तो स्थानीय नाम क्या है? खादर और नवीन जलोढ़ मृदा। यहाँ पर जो मृदा पाई जाती है कौन सी होती है? खादर, नवीन जलोढ़ मृदा। नवीन जलोढ़ मृदा यानी कि नई मिट्टी का निक्षेपण करती है। क्षेत्रफल कितना है? 2800 किलोमीटर। और सर्वाधिक कहाँ पर? तो धौलपुर में। पहाड़ी भाग कौन सा है? डांग। और इसे डांग की रानी, कई बार क्वेश्चन आता है डांग की रानी किस जिले को कहा जाता है? तो करौली जिले को कहा गया है। अब यहाँ पर ये जो चंबल बेसिन की बिल्कुल छोटी छोटी सी बातें हुई थी कि बीहड़ सबको पता है कौन सी क्षेत्र होता है, अपरदन से कंदरायुक्त एक भूमि बन जाती है, और इसका क्षेत्रफल धौलपुर में सर्वाधिक बीहड़ पाए जाते हैं, इस तरह से याद रखना है। अब मेन तो ये आता है कंदरा विकास कार्यक्रम और डांग प्रोजेक्ट। कई बार क्वेश्चन आता है कि सिर्फ क्वेश्चन भी कोई हाई लेवल का नहीं आता है, नॉर्मल सा पूछा जाता है कि किस सन में या कौन से जिले इसमें आते हैं, बस। तो हमें याद रखना है कंदरा विकास कार्यक्रम केंद्र सरकार का कार्यक्रम है, क से कंदरा और क से केंद्र सरकार।
ये कब शुरू हुआ था, तो ये इंपॉर्टेंट है, कब शुरू हुआ था, 1989 में शुरू हुआ था। और इसमें 8 जिले आते हैं। 8 जिले कौन कौन से, तो ये जो राजस्थान है इसके पूर्वी जिले जो ये है वो सभी आएंगे। अब पूर्वी जिले में कौन कौन सा आ गया, एक तो भरतपुर संभाग। भरतपुर संभाग में कौन कौन से जिले हैं, सबको पता है। बीएससी हम कहाँ से करेंगे, भरतपुर से करेंगे, धौलपुर से करेंगे। बीएससी हम कहाँ से करेंगे, धौलपुर से। बी से भरतपुर, एस से सवाई माधोपुर, सी से करौली और धौलपुर से धौलपुर। और कोटा संभाग, दूसरा संभाग कौन सा आ जाएगा हमारा, कोटा संभाग। और कोटा संभाग में कितने जिले, 4 जिले। कोटा संभाग यानी कि हाड़ौती क्षेत्र, और हाड़ौती में कितने जिले आते हैं, 4। कौन से, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। तो ये हो गए कुल हमारे 8 जिले। कौन से कार्यक्रम में, कंदरा विकास कार्यक्रम में। फिर नेक्स्ट बात करती हूँ मैं डांग प्रोजेक्ट की। कई बार क्वेश्चन आता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डांग प्रोजेक्ट जो है वो राज्य सरकार का है, राजस्थान सरकार का है। और कौन से साल में शुरू हुआ था, 2004 में शुरू हुआ था। 2004, कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है 2004-5, तो ये भी सही हो जाएगा। मेन हमें याद रखना है 2004 में शुरू हुआ था। कितने जिले, इसमें भी 8 जिले, और वही कोटा संभाग और भरतपुर दोनों में ही 4-4 जिले हैं। तो इस हिसाब से कितने जिले हो गए, 8 जिले। और डाकुओं की शरण स्थली होती है कौन सा क्षेत्र, बीहड़ क्षेत्र, जो कि अभी हमने पढ़ा है। कंदरा युक्त भूमि वाला जो क्षेत्र है वो कौन सा होता है, डाकुओं के छुपने की स्थली होती है, स्थल है, इसलिए इसे डाकुओं की शरण स्थली कहा गया है बीहड़ क्षेत्र को। नेक्स्ट है माही बेसिन। अब माही बेसिन मेहत झील एमपी से निकलती है। एमपी से निकलकर ये खांडू गांव कहाँ है, बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा में प्रवेश करते हुए बांसवाड़ा डूंगरपुर क्षेत्र में बहती है। और लेकिन यहाँ पर जो प्रतापगढ़ जिला है यहाँ इसको भी सिंचित करती है। तो इसलिए ये इसका जो विस्तार है इस बेसिन का कहाँ है, किन जिलों में है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ में। 56 मैदान का निर्माण करती है। ये 56 का मैदान कहाँ पर है, कौन सी नदी निर्मित करती है, तो माही नदी। और किसके किसके बीच है, तो ये 56 का मैदान जो बना है वो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा इन 2 जिलों के बीच, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा इन 2 जिलों के बीच जो मैदान निर्मित होता है उस मैदान का क्या नाम है, 56 का मैदान। 56 बेसिन कहाँ पर है, तो ये बांसवाड़ा में। और कांठल, कई बार क्वेश्चन आता है कांठल कहाँ पर है। कांठल भूमि जो है वो माही नदी के द्वारा निर्मित एक जो क्षेत्र है वो कांठल क्षेत्र कहलाता है। और किस जिले में है, तो ये प्रतापगढ़ जिले में। फिर है बागड़ या फिर मेवल, ये पहाड़ियाँ हैं, मेवल पहाड़ियाँ या फिर बागड़ क्षेत्र हमें पता है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। और यहाँ पर मेवल पहाड़ियाँ आता है। अगर मेवल पहाड़ी आए तो सिर्फ एक हमें याद रखना है, डूंगरपुर। वैसे डूंगरपुर बांसवाड़ा दोनों हो तो भी सही है, लेकिन अगर सिर्फ डूंगरपुर है तो आंसर हमें प्रायोरिटी किसको देनी है, डूंगरपुर को। तो मेवल पहाड़ियां कहाँ पर है, डूंगरपुर में। फिर है बनास बेसिन। बनास बेसिन में हम सबसे पहले तो यहाँ से देखते हैं बनास बेसिन कहाँ से निकलती है, खमनोर हिल्स से बनास नदी निकलती है। जब हम अपवाह तंत्र पढ़ेंगे, नदियां पढ़ेंगे, तब हम सबके उद्गम स्थल और कहाँ पर ये उद्गम स्थल और ये कहाँ पर अपना जल अंतिम रूप से छोड़ती है वो सब हम देखेंगे। फिलहाल यहाँ पर हमें देखना है कि खमनोर राजसमंद से निकलती है कौन सी नदी, बनास नदी। और आगे जाके रामेश्वर में, चंबल में मिल जाती है। चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, बनास नदी। और राजस्थान में भी पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे बड़ी नदी भी कौन सी है, चंबल नदी। तो यहाँ पर चंबल नदी की भी सहायक नदियां दिख रही है हमें, कौन सी, कोठारी, मानसी, खारी, यहाँ से ऊपर से आ रही है चैनपुरा से कौन सी, मोरेल, इधर से है बेड़च, मेनाल, इस तरह से इसकी सारी सहायक नदियां। अब ये जो इसका जो आसपास का अपवाह क्षेत्र का, अपवाह तंत्र का जो आसपास का क्षेत्र है उससे जो निर्मित मैदान बनता है या बेसिन बनता है उसी क्या कहा गया है, बनास बेसिन कहा गया है। अब यहाँ पर कुछ मैदान आते हैं, इसके भी कुछ छोटे छोटे टुकड़ों में इसको बांट रखा है मैदान को, कुछ कुछ भाग आते हैं। जैसे कि पिडमांट का मैदान कहाँ पर है, तो पिडमांट का मैदान बनास नदी द्वारा ही निर्मित है। और कहाँ पर है, तो ये देवगढ़ राजसमंद में निर्मित है। फिर मेवाड़ का मैदान, तो मेवाड़ में मेवाड़ के जिले आ जाएंगे, उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा और राजसमंद। फिर उसके बाद में प्रसिद्ध मक्का के लिए कौन सी किस्म, क्योंकि इस नदी के आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर जो कृषि की जाती है, वहां पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है या कौन से अनाज की कृषि की जाती है, तो मक्का की कृषि की जाती है। अब मक्का की प्रसिद्ध किस्म कई बार एग्जाम में आते हैं कि माही धवल और माही कंचन किसकी किस्म है, तो मक्का की किस्म है। फिर है खेराड़ और माल खेराड़ का पठार कहाँ पर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि खेराड़ और माल खेराड़ कहाँ पर होगा। तो खेराड़ या मालपुरा खेराड़ कहाँ पर है, जहाजपुरा एक तो है भीलवाड़ा में और एक है मालपुरा जो कि कहाँ पर है, टोंक में। इन दोनों के मध्य का जो भाग है, पहाड़ी भाग, उसे क्या कहा गया है, खेराड़।
तो ये जहाजपुरा भीलवाड़ा से मालपुरा टोक के मध्य का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाएगा? खेराड़ क्षेत्र। और ये कौन से बेसिन में बना हुआ है? तो बनास बेसिन में बना हुआ है। अब है मैदानी प्रदेश की विशेषताएं क्या क्या है। मैदानी प्रदेश में एक तो सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मृदा, क्योंकि नदियां अपने साथ में मिट्टी लेकर आती है। और वो कौन सी मिट्टी कहलाती है? जलोढ़ मिट्टी, जो कि काफी उपजाऊ होती है। तो ये सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र होता है, इसीलिए इसे खाद्यान्न का कटोरा कहा जाता है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व का भाग भी कहाँ पर है राजस्थान में? तो मैदानी क्षेत्र में। हम देखेंगे कि जयपुर जिला और जयपुर के आसपास के जो जिले हैं उनमें जन घनत्व सर्वाधिक है, तो इसलिए जनसंख्या घनत्व का भाग भी सर्वाधिक कहाँ पर है? मैदानी प्रदेश में है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मैदानी भाग हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पूर्वी पठारी भाग, और पठारी क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं, कितने क्षेत्रफल पर है, उसको कितने भागों में बांटा गया है, उसकी क्या विशेषता है, ये सब हम देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।